हेलो दोस्तों, आज ये तीसरा वीडियो देखने के बाद आपका नाउन पे जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी आपको असुविधा है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, आज ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है आपका मैं क्लियर कर दूंगा। ये नाउन जो मेरा तीसरा वीडियो है, पिछले दो वीडियो का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। जिन्होंने आज पहली बार ये मेरा वीडियो देख रहे हैं वो मेरे लिंक पे जाके मेरे पहले और दूसरे वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि वहां पे उनको बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है उनको जानने को मिलेगा जो एग्जाम्स में बहुत काम आएगा। और ये तीसरे वीडियो में भी जो पहली बार देख रहे हैं उनको भी समझ में आएगा, लेकिन पहले दो वीडियो देखने से आपको ये वीडियो समझने में और भी आसानी होगी। तो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सबका कि मेरे यूट्यूब चैनल काबिल एकेडमी पे, जहां वह कॉन्सेप्ट इज सक्सेस। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, सुषमा स्वराज हैज बीन द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दिल्ली फॉर मोर देन 10 years। सो ये पहला क्वेश्चन है, और चूंकि नाउन के एरर फाइंडिंग पे ये है तो हम देखते हैं कि यहाँ पे एरर फाइंडिंग कहां पे है। आप इसको थोड़ा ढूंढने की कोशिश कीजिए, जानने की कोशिश कीजिए कि एरर कहां पे है। सबसे पहले हमारा जो सब्जेक्ट है वो है सुषमा स्वराज, यानी अ फीमेल पर्सन। वी आर टॉकिंग अबाउट अ फीमेल पर्सन। तो क्या आपको यहाँ पे एरर मिला? मुश्किल हो रही है? चलिए मैं आपकी मदद करता हूं। इस सेंटेंस में आप देखिए इस वर्ड को, एडमिनिस्ट्रेटर। तो अगर आप इस वर्ड को देखें तो इस सब्जेक्ट के साथ ये लिंक नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सब्जेक्ट आपका फेमिनाइन जेंडर है और एडमिनिस्ट्रेटर हम मस्कुलाइन जेंडर यानी कि पुरुषों के लिए हम यूज करते हैं। ये एक बहुत ही टिपिकल सा क्वेश्चन है अगर ये एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन, तो ज्यादातर चांसेस है कि बच्चे इस क्वेश्चन को मिस कर जाए। लेकिन आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें, आप इसको ध्यान दें, मैं आपकी मदद करूंगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 1 नंबर को। यहां पे देखिए, चूंकि ये फीमेल पर्सन है, फीमेल पर्सन के लिए हम लोग एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिक्स यूज करते हैं। मैं आपको यहां पे लिख के देता हूं, एडमिनिस्ट्रेटिक्स यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर का जो फेमिनाइन जेंडर होता है, जो कि नाउन का ही चैप्टर का है, उसे हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिक्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप सब्जेक्ट के साथ जो फीमेल फेमिनाइन जेंडर है, फेमिनाइन जेंडर वाले ही वर्ड यूज करें, नहीं तो आप उसके एरर को नहीं ढूंढ पाएंगे। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसके अलावा और भी कई सारे एग्जांपल्स हैं जो आपको स्क्रीन पे इस वक्त आपको दिख रहे होंगे। मैं आपको बोल देता हूं, जैसे कि एग्जीक्यूटर, एग्जीक्यूट्रिक्स, लैंडलॉर्ड हम क्या कहते हैं? लैंडलेडी। ड्यूक का हम लोग कहते हैं डचेस, ट्रेटर, ट्रेटरेस, इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्टरेस एटसेट्रा। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जो कि आपको जेंडर को समझने में काफी मददगार साबित होगा। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं जो कि काफी कंफ्यूजिंग होते हैं और जल्दी पकड़ में नहीं आते। मुझे लगता है कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों, हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 2 है और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैथमेटिक्स आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट इन स्कूल। स्कूलों में पढ़ाया जाने वाला मैथमेटिक्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आप देखिए, इस वर्ड के साथ हमने आर वर्ब को हमने यूज किया है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें तो मैथमेटिक्स के लास्ट में एस को देखकर बहुत सारे बच्चे जो है भ्रम में पड़ जाते हैं कि जिसके लास्ट में एस होता है वो प्लूरल होता है। खासकर वे लोग जो बिगिनर्स हैं, जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की, उन्हें तो ऐसा ही लगता है। लेकिन ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आपको मिलेंगे जहां पे आपके लास्ट में जो है एस और ईएस तो होते हैं, लेकिन ये प्लूरल नहीं होते हैं, बल्कि इनका इस्तेमाल जो है सिंगुलर सेंस में किया जाता है, सिंगुलर सेंस में किया जाता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, आप स्क्रीन पे देखिए, और आप अपनी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जैसे कि न्यूज, समन्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, फिजिक्स, ये सब सिंगुलर नाउन है और इसके बाद हमें सिंगुलर वर्ब को ही यूज करना है। याद रखिए, इनके साथ सिंगुलर वर्ब को यूज करना है। जनरली हम इसके साथ प्लूरल वर्ब को यूज करेंगे, लेकिन वो दूसरे सेंस में मैं करूंगा डिस्कस। तो यहां पे मैथमेटिक्स जो है हम एज अ सब्जेक्ट, इस सेंटेंस में मैथमेटिक्स का मतलब होता है गणित सब्जेक्ट, और हम सब्जेक्ट के रूप में ही इसको डिस्कस कर रहे हैं, किसी और सेंस में यूज नहीं कर रहे हैं। मैथमेटिक्स का जो मीनिंग होता है हम उसी सेंस में इसको यूज कर रहे हैं, इसलिए मैथमेटिक्स में लगने वाला वर्ब जो होगा वो सिंगुलर होगा, जो कि है इज। तो यहां पे ये आर गलत है।
तो ऐसे वर्ड्स जो मैंने लिए मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिक्स, जो इस तरह के जितने भी वर्ड्स हैं या न्यूज है, समन्स है, इकोनॉमिक्स है, इन सब के लास्ट में एस और ईएस होता तो है, लेकिन ये प्लूरल बिल्कुल भी नहीं होते हैं, बल्कि इनका इस्तेमाल सिंगुलर सेंस में होता है। इन्हें कभी भी प्लूरल सेंस में यूज ना करें और वर्ब भी इसके साथ सिंगुलर सेंस में ही आप यूज करें। इसे हम प्लूरल सेंस में यूज कर सकते हैं अगर हम इसे मैथमेटिक्स को सब्जेक्ट, जो कि जनरली एक सब्जेक्ट है, अगर हम इसे सब्जेक्ट के रूप में यूज ना करके किसी और सेंस में, स्पेशल सेंस में अगर हम यूज करते हैं जो इसके मीनिंग से हटके है, तो उसे हम वहां पे हम इसे प्लूरल सेंस में करें। जैसे कि माई मैथमेटिक्स आर नॉट वेरी गुड, अब स्क्रीन पे देखिए, माई मैथमेटिक्स आर नॉट वेरी गुड। यहां मैथमेटिक्स हम सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि मैथमेटिकल एबिलिटी की बात कर रहे हैं किसी की। दूसरा, द फिजिक्स ऑफ मोहन आर पुअर, स्क्रीन पे देखिए, द फिजिक्स ऑफ मोहन आर पुअर। हम फिजिक्स एज अ सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि फिजिक्स में जो फिजिक्स की जो एबिलिटी है मोहन के अंदर, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इन वर्ड्स को इंडिविजुअलाइज, स्पेशलाइज सेंस में जब यूज करते हैं, तब इसके पहले हम एक पोजेसिव एडजेक्टिव, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, माई या द फिजिक्स ऑफ, जो पोजेसिव एडजेक्टिव का हम यूज कर रहे हैं, इससे ये खास हो जाता है, अलग सेंस में यूज होता है, इसलिए इसके साथ हम प्लूरल वर्ब को यूज करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द कैटल इन द ग्रेजिंग ग्राउंड वाज terrified to hear the roar of a lion which appeared to be wild with anger। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। यहां पे देखिए वर्ड दिया हुआ है कैटल, इसके साथ कोई एस और ईएस नहीं है, सिंपल सा वर्ड है, लेकिन ये क्वेश्चन में सीखने के लिए बहुत कुछ है। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जिनके लास्ट में एस या ईएस बिल्कुल भी नहीं होता है, तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे कि ये सिंगुलर वर्ड है, और हमें ऐसा लगता है कि वाज जो है यहाँ बिल्कुल सही यूज हुआ है सब्जेक्ट, क्योंकि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है, कैटल, और कैटल के हिसाब से वाज को सही यूज किया। लेकिन बच्चों, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसके अंत में एस और ईएस होता तो नहीं है, लेकिन वो होते बिल्कुल ही प्लूरल वर्ड है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देखिए, शीप, डियर, जेंट्री, पोल्ट्री, पीपल, पुलिस, कैवेलरी, इन्फेंट्री, पीजेंट्री, जेंट्री एटसेट्रा, ये सारे प्लूरल नाउन्स हैं, भले ही इनके साथ एस और ईएस नहीं है, और चूंकि ये प्लूरल है, इनके साथ वर्ब भी प्लूरल यूज करना है, और इनके पहले ए और एन बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, क्योंकि प्लूरल के पहले हम ए और एन यूज नहीं कर सकते। इसलिए ये वाज यहाँ गलत है, और यहाँ क्या होगा, यहाँ पे वेयर होगा। ये आप बिल्कुल बच्चों ध्यान दीजिएगा, और जो लिस्ट में दिखाया उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको बहुत काम आएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 में, यू विल नॉट बी अलाउड टू गो टू प्ले आउटडोर्स गेम। अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़े तो आप देखेंगे बच्चों, इस क्वेश्चन में कहां पे गलती है, पार्ट नंबर डी में। आप देखिए, हमें पता है गेम जो है वो नाउन है, और नाउन के पहले हमने आउटडोर्स इस्तेमाल किया है। दो तरह के वर्ड्स होते हैं, एक होता है आउटडोर्स और एक होता है आउटडोर। आउटडोर्स जो है वो एक एडवर्ब है, और आउटडोर जो है वो एक एडजेक्टिव है। तो अगर हमें यहाँ पे गेम्स नाउन दिया हुआ है, तो नाउन को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब की नहीं, बल्कि नाउन को क्वालिफाई करने के लिए हमें एडजेक्टिव की जरूरत है, क्योंकि एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड व्हिच क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन, एंड एडवर्ब इज अ वर्ड व्हिच क्वालिफाइज अ वर्ब और इटसेल्फ। तो यहाँ पे चूंकि नाउन है, नाउन को क्वालिफाई करने के लिए हमें एडवर्ब की नहीं बल्कि एडजेक्टिव की जरूरत है, इसलिए यहाँ जो वर्ड होगा वो कौन सा होगा, आउटडोर। लाइक आउटडोर गेम्स, इंडोर गेम्स। आउटडोर्स का इस्तेमाल हम लोग कहां कर सकते हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, स्क्रीन पे देखिए, द शूटिंग वाज हेल्ड आउटडोर्स। अगर आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखें तो शूटिंग या निशानेबाजी कहां पे हुई, हेल्ड का मतलब होता है होना। हेल्ड का है, हेल्ड यहाँ पे क्या है आपका, हेल्ड है यहाँ पे एक वर्ब है, और हेल्ड यानी जो एक्शन जो टेक प्लेस हो रहा है वो कहां हो रहा है, आउटडोर्स हो रहा है। तो यहाँ पे आउटडोर्स हेल्ड जो वर्ब है उसको क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए यहाँ पे ये एडवर्ब है। लेकिन इसी को एडजेक्टिव की तरह कैसे यूज करते हैं, लाइक राहुल लाइक एन आउटडोर गेम। राहुल लाइक एन आउटडोर गेम, यहाँ पे गेम नाउन है, और इस नाउन को क्वालिफाई करने के लिए हमें आउटडोर नाम का एडजेक्टिव वर्ड चाहिए। तो दो अलग अलग सेंटेंस आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जबकि दोनों में आउटडोर और आउटडोर्स का यूज मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। तो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में, the young lady standing beside the car is the sister of one of the headmen of the village। मैंने आपको पहले भी सिखाया है कि जब हम लोग वन ऑफ का इस्तेमाल करते हैं जनरली, तो जनरली नियम क्या है कि वन ऑफ के बाद जो हम नाउन यूज करेंगे वो हमेशा प्लूरल सेंस में आएगा।
बिल्कुल सही है, हमने यही कहा है। और उस नाउन उसके बाद जो वर्ब आएगा वो हमेशा सिंगुलर सेंस में होगा, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन आप जरा इस मीनिंग को ध्यान दीजिए, काफी बच्चे यहां लेकिन फंस जाएंगे, लेकिन आपको फंसने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि मैं आपके साथ हूं। आप देखिए यहां विलेज की बात की रही, एक गांव की। अमूमन गांव में कितने हेडमैन होते हैं? अमूमन गांव में जो है हेडमैन एक ही होता है, 2 हेडमैन नहीं होता है। अगर गांव में पंचायत है, पंचायत का प्रधान आपका एक ही होगा, वही आपका हेडमैन कहलाएगा। तो यहाँ पे वन ऑफ का जो यूज है वो गलत है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द सेंटेंस वी फाउंड ओनली वन हेडमैन इन अ विलेज, नॉट मोर देन वन। सो इसका अर्थ यह है कि आपको गांव में केवल एक ही हेडमैन मिलेगा, बल्कि एक से अधिक नहीं मिलेगा। तो आप इसको यहाँ पे वन ऑफ का इस्तेमाल जो है गलत किया है, सिस्टर ऑफ द हेडमैन ऑफ द विलेज बिल्कुल सही है। वन ऑफ को आपको यहां से एलिमिनेट कर देना है। लेकिन अगर सेंटेंस में अगर आपको कहा जाए कि वन ऑफ द हेडमैन, यदि HEADMEN, वन ऑफ द हेडमैन was present, one of the headmen out of 10 पंचायत was present in the village। तो जब 10 पंचायत में से किसी एक हेड की बात की जा रही है, क्योंकि 10 पंचायत में 10 हेडमैन होगा, तब वहां पे आप हेडमैन को प्लूरल सेंस में यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको यहां पे केवल सिंगुलर सेंस में ही यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। The beautiful surrounding of the place attracted a large number of tourists coming from abroad। तो इस क्वेश्चन को देखिए, यहां पे एक वर्ड यूज किया गया है सराउंडिंग। यहां पे आपको एक वर्ड यूज किया गया है सराउंडिंग। आप देखिए यहां पे आप जानते हैं कि ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? आपका ब्यूटीफुल है एडजेक्टिव। तो आप मुझे ये बताइए कि अगर ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है तो ये किसे क्वालिफाई करेगा? नाउन को क्वालिफाई करेगा। अगर ब्यूटीफुल जो एडजेक्टिव है नाउन को क्वालिफाई करेगा, तो यहां पे नाउन होना चाहिए। लेकिन आपको लग रहा होगा कि ये सही है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। आपको सराउंडिंग के जगह पे आपका नाउन कौन सा वर्ड होगा? सराउंडिंग्स। ध्यान दीजिएगा बच्चों, काफी माइनर सा डिफरेंस है सराउंडिंग और सराउंडिंग्स में, दोनों का मीनिंग में काफी ह्यूज डिफरेंस आ जाता है। अगर आप देखें यहां पे, तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देखें, कोलकाता एंड इट्स सराउंडिंग एरिया। कोलकाता एंड इट्स सराउंडिंग एरिया अगर आप स्क्रीन पे देखते हैं, तो एरिया यहां पे क्या है? नाउन है। और कैसा एरिया है? उसके आसपास का एरिया। एरिया का खासियत यह है कि हम सराउंडिंग एरिया ऑफ कलकत्ता की बात कर रहे हैं, तो इस जगह पे सराउंडिंग जो है इस सेंटेंस में आपका एडजेक्टिव हो जाता है, एरिया आपका नाउन हो जाता है। लेकिन इसी को अगर हम चेंज करें और दूसरे सेंटेंस को देखें, आप स्क्रीन पे देखिए, द सराउंडिंग्स ऑफ द जू। यहां पे सराउंडिंग के साथ हमने एस का इस्तेमाल किया है। हम क्या बात कर रहे हैं? जू जो चिड़ियाघर है, हम उसके आसपास के एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं, एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं। इस जगह पे सराउंडिंग्स जो है, चूंकि सेंटेंस का सब्जेक्ट है, वो एक नाउन की तरह फंक्शन कर रहा है। तो चूंकि एक समझ में कैसा है, ब्यूटीफुल आपका एडजेक्टिव है, तो हमें यहाँ पे एक नाउन की जरूरत है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा कि सराउंडिंग भी एक एडजेक्टिव है, और एक एडजेक्टिव दूसरे एडजेक्टिव को क्वालिफाई नहीं करता है, बल्कि एडजेक्टिव एक नाउन को क्वालिफाई करता है। मुझे लगता है आपको कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल भी क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में कई बार घुमा के इसे पूछा जाता है। द ज्यूरी वाज डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन। इस सेंटेंस में मैंने जानबूझ के कई जगह पे एरर डाला है, और आप इसको ध्यान से देखें। द ज्यूरी, यानी ज्यूरी जो है आप जानते हैं ये एक कलेक्टिव नाउन है। ये एक कलेक्टिव नाउन है, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, कलेक्टिव नाउन है। तो ज्यूरी सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, ये डिपेंड करता है कि सेंटेंस में इसका क्या मीनिंग निकल के आ रहा है। आप व्हाट यू आर कॉम्प्रिहेंडिंग बाय द सेंस ऑफ द सेंटेंस, तो उस पर डिपेंड करता है कि ज्यूरी को हम किस सेंस में यूज करें। अगर आप देखें यहां पे एक वर्ड है डिवाइडेड और ओपिनियन, यानी ज्यूरी में जितने भी लोग थे, जजेस थे, सबके विचारों में मतभेद हो गया है। यानी अगर 5 जज है तो पांचों के अपने अपने मत हैं। यानी कि सेंटेंस का मीनिंग जो है वो क्या कहता है? सेंटेंस का मीनिंग आपका प्लूरल हो गया। ठीक है, तो इसलिए ज्यूरी को भी हमें किस सेंस में यूज करना पड़ेगा? प्लूरल सेंस में यूज करना पड़ेगा। जब ज्यूरी को आप प्लूरल सेंस में यूज करते हैं तो वर्ब आपका सिंगुलर कैसे आ सकता है? वर्ब आपका आएगा वेयर। उसके बाद और क्या है यहाँ पे? आप देखिए यहाँ पे इट्स का इस्तेमाल किया गया है, जो कि सिंगुलर सेंस में यूज किया जाता है, जो बिल्कुल गलत है। इसके जगह हम लोग क्या यूज करेंगे? प्लूरल प्रोनाउन का यूज करेंगे,
जो कि है देयर, और चूंकि ज्यूरी को हम प्लूरल सेंस में यूज कर रहे हैं और कई सारे लोग हैं, सब में मतभेद हो गया है, तो सबके ओपिनियन भी अलग अलग होंगे, 5 लोगों का 5 ओपिनियन होगा, इसलिए यहाँ पे जो ओपिनियन है ये भी गलत है और इसे आपको प्लूरल सेंस में ले जाना पड़ेगा। मैंने जानबूझ के सेंटेंस में कई सारा एरर रखा कि एग्जाम में किसी भी तरह का अगर एरर आए तो आप उसको आसानी से कंपेंसेट कर सकते हैं, घबराएंगे नहीं कि मैंने ये पढ़ा है लेकिन कुछ और आ गया। तो ध्यान दीजिए, कलेक्टिव नाउन का सेंस हमेशा सेंटेंस के मीनिंग पे डिपेंड करता है। मुझे लगता है कि आपको ये सेंस जो है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ही नोज मेनी लैंग्वेजेस, द जर्मन एंड द स्पेनिश अल्फाबेट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर हिम। इस सेंटेंस में हम लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, भाषा की बात कर रहे हैं, जो कि है जर्मन और स्पेनिश की बात कर रहे हैं। तो कह रहा है ही नोज मेनी लैंग्वेजेस, बहुत सारी भाषाएं जानता है, द जर्मन एंड द स्पेनिश अल्फाबेट, जो जर्मन और स्पेनिश भाषाएं हैं, विल बी अ प्रॉब्लम फॉर हिम, वो उसके लिए समस्या हो सकती है, उसे पता नहीं हो सकती। यानी कि यहाँ पे जो अल्फाबेट है इसका सीधा रिलेशन किससे है? लैंग्वेज के साथ है। अल्फाबेट का सीधा रिलेशन जो है वो लैंग्वेज के साथ है। तो याद रखिए, अल्फाबेट जिसके साथ कोई एस नहीं है, इसका मतलब होता है लेटर्स, यानी इसे हिंदी में हम लोग कहते हैं वर्णमाला, अ आ ए बी सी डी, जब बात करते हैं उसे कहते हैं अल्फाबेट। लेकिन हम यहां बात किसकी कर रहे हैं? भाषा की, वर्णमाला की नहीं बल्कि भाषा की बात कर रहे हैं, इसलिए अल्फाबेट यहां गलत है और इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा अल्फाबेट्स, क्योंकि जब बहुत सारे नाउन ऐसे हैं जिसका सिंगुलर में एक अलग मीनिंग होता है और जब आप उसके साथ एस और एस लगा देते हैं तो उसका मीनिंग पूरा बदल जाता है। ये आपको बहुत ध्यान रखना है कि सेंस, व्हाट इज द सेंस इन द सेंटेंस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, यू नीड टू यूज करेक्ट नाउन इन इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस का जो मीनिंग होगा आपको उसके हिसाब से नाउन को सही तरीके से आपको यूज करना है। इसे कई सारे एग्जांपल्स आप स्क्रीन पे देखिए, जैसे कि गुड, गुड का मतलब क्या होता है? गुडनेस, भलाई, लेकिन जब आप गुड में एस लगा देते हैं गुड्स, तो इसका मतलब हो जाता है सामान। इसी तरह से फोर्स, फोर्स का मतलब क्या होता है? स्ट्रेंथ, ताकत, बल बोलते हैं, लेकिन जब फोर्सेस, फोर्स को जब प्लूरल सेंस में लिखते हैं, फोर्सेस कर देते हैं, तब इसी फोर्स का मतलब हो जाता है सोल्जर्स, यानी कि सैनिक। इसी तरह से कॉपर का मतलब यानी कि तांबा, लेकिन कॉपर्स का मतलब हो जाता है कॉइन्स ऑफ कॉपर। इसी तरह के और भी बहुत सारे वर्ड जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये वो वर्ड्स है जो जिनके साथ एस और एस लगा देने से इनका मीनिंग बिल्कुल बदल जाता है और आपको सेंटेंस के मीनिंग के अनुसार इनको ठीक करना पड़ता है। तो ये थे 8 क्वेश्चन, मुझे लगता है कि आपको आसानी से समझ में आ गए। तो बच्चों, आज का 8 क्वेश्चन जो है आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। मैं आपको स्क्रीन पे 2 क्वेश्चन के साथ छोड़े जा रहा हूँ। ये 2 क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ और इसका आंसर खोज के आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं कि इन 2 क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा। और किसी भी जिस स्टूडेंट का आंसर सही होता है, मैं उसके अगले वीडियो में उसके नाम को मैं मेंशन जरूर करूंगा कि उन्होंने ये सही से आंसर दिया है। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि नाउन पे मेरे ये जो 3 वीडियो का सीरीज जो मैंने बनाया है आपको बेहद पसंद आया होगा। आपके कॉन्सेप्ट को समझने में आपको काफी आसानी हुआ होगा। कई सारे क्वेश्चंस मैंने देखे हैं, लगभग 30 क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए हैं जो कि मेमोरी बेस्ड एग्जाम से लिए गए हैं। ये आपको बहुत मदद करेगा एग्जाम में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मुझे मोटिवेट करने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके मुझे बताएं, सब्सक्राइब जरूर करें जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि जो ही नई वीडियो आती है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें।